हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। जैसा आप जानते हैं, रेगुलर बेसिस पर आरपीएससी अड्डा आप सभी को हर वो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन या वैकेंसी की इंफॉर्मेशन देता है जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो बिहार कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती ने बहुत बड़ी वैकेंसी जो है वो निकाली है। तो अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन कर रखी है, को सब्जेक्ट आपके स्टेट्स रहा होगा या सब्जेक्ट आपके इकोनॉमिक्स रहा होगा, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और विशेष रूप से आप अगर बिहार में रहते हैं तो क्योंकि बिहार में अब डोमिसाइल नीति जो है वो लागू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिट बिहार वालों को है। लेकिन यस, अदर स्टेट वालों को भी कुछ परसेंटेज रिजर्वेशन है, तो आप भी चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं। बिहार के ही स्टूडेंट हैं, कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कॉमर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आती है जिसका अपडेट हम आपको देते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर ज्वाइन कर लेना आप उसे, जहां पे रेगुलर बेसिस पे हम लोग कॉमर्स के नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ शेयर करते हैं और साथ साथ में वीकली बेसिस पे ग्रुप की चैट भी ऑन करते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। बाकी आप जानते हैं कि कॉमर्स का सबसे बड़ा, सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टी पैनल आरपीएससी अड्डा के पास में है, जहां पे कॉमर्स के क्षेत्र में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे रिजल्ट्स भी आप लोगों को दिए हैं। मैं सीधा आपको नोटिफिकेशन पे लेके जाता हूं। नोटिफिकेशन क्या है, किस बारे में है, ये आप लोग देख रहे होंगे। थोड़ी सी टेक्निकल टीम ब्राइटनेस को हल्की सी कम करो ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से जो है वो नजर आ जाए। ये आप लोग देख सकते हैं, बिहार कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। और क्या कहा है, स्नातक स्तरीय पदों पर, मतलब ग्रेजुएशन की पोस्ट पर जो है वो यहाँ पे चतुर्थक स्नातक स्तरीय विज्ञापन जो है वो निकाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 18 तारीख से 18 अगस्त से शुरू हो रहा है। और वेबसाइट कौन सी है जहां पे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो bssc.bihar.gov.in है, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब वैकेंसी के नाम कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं, फिर डिटेल डिस्कशन के लिए हमारे एक्सपर्ट जो है वो ललित सर, उनको बुलाऊंगा, मैं आपको वो डिटेल बताएंगे। तो गाइज, वैकेंसी कौन कौन सी है, तो वैकेंसी में सबसे पहले सांख्यिकी सहायक वैकेंसी है। लेवल 7 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो इसके जो पोस्ट है वो नंबर ऑफ पोस्ट उतनी ज्यादा नहीं है। सेकंड जो पोस्ट है वो आपकी ऑडिटर की है। ऑडिटर 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में है। सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो ऑडिटर में ही आपको देखने को मिलती है, जहां पे लेवल 5 के हिसाब से आपको जो है वो सैलरी मिलने वाली है। तो ये 3 अलग अलग वैकेंसीज जो है वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए या स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स के लिए आई है। तो क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या आपका पेपर पैटर्न रहेगा, कितने नंबर ऑफ पोस्ट आई है, सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन करने के लिए एक्सपर्ट आ रहे हैं ललित सर, जो आपको बताएंगे कि कैसे आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सर। आगे क्या जो आप बता रहे थे कि सब्जेक्ट में इसमें क्या क्या रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और प्रीलिम्स में क्या होने वाला है, मेंस में क्या होगा, क्या फीस रहेगी, क्या एज रहेगा, तो आइए पूरा डिटेल में हम जानते हैं। वैसे सर ने आपको मोटे मोटे तौर पे बता दिया है कि जो बिहार अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड ने जो आपके लिए कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली है, उसमें सर ने आपको बता ही दिया है कि हमारे ऑनलाइन आवेदन सर ने बताया था 18 अगस्त से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि 18 अगस्त जो हमारा आने वाला है, आज हमारा 12 अगस्त हो गया है, तो 18 अगस्त यानी कि मंडे से हमारा फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 17 सितंबर तक ये फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में चलने वाले हैं। इसमें सर ने आपको पोस्ट के बारे में बता ही दिया था। कनिष्ठ, ये कनिष्ठ का मतलब कनिष्ठ हो गया, ठीक है। कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक है, ये इसको बोलते हैं जूनियर स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट। ये लेवल 7 के अकॉर्डिंग वेतन आपका रहने वाला है, मतलब अच्छा खासा वेतन इसमें आपको मिलने वाला है, ठीक है। लेवल 7 के अंदर ये वैकेंसी कवर होती है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या स्टैटिक्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। चारों सर ने बता दिए इसमें आपको, फिर आपको मैंने वापस बता दिए। इसमें आपका मैथमेटिक्स वाला या स्टैटिस्टिक्स वाला, इकोनॉमिक्स वाला या कॉमर्स, चारों ही प्रकार की जो कैटेगरी वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें एलिजिबल यहां पर हो जाएंगे। क्लियर है आप सबको? चलिए आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पढ़ना है, वो सारा मैं बता देने वाला हूं। इसमें जीके का ही पोर्शन आपका ज्यादा रहेगा, वो भी आपको मैं आगे बता दूंगा। अब बात करें सर ऑडिटर की। ऑडिटर की 2 प्रकार की वैकेंसी है, 2 विभाग में निकली हुई है। पहला है अंकेक्षण निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिटिंग, जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, उसमें लेवल 5 की वैकेंसी है हमारी। और दूसरा है ऑडिटिंग की, जिसमें आपका कोऑपरेशन कमिटीज एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर निकली हुई है लेवल 5 की वैकेंसी है। मतलब दोनों का पे ग्रेड सेम रहेगा,
और ये 2 डिपार्टमेंट में ऑडिटर की आई हुई है। फर्स्ट हमारा जो ऑडिटर है डायरेक्टरेट ऑफ जो हमारा निर्देशालय है ऑडिटर वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस कमीशन का फाइनेंस डिपार्टमेंट से आया है। इसमें क्या करना है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में किसी भी एक विषय में अगर आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक कर रखा है, सीधी सी बात है, आपने क्या कर रखा है, या तो आपने बीएससी कर रखा है या आपने क्या रखा है, आपने बीकॉम कर रखा है। बीकॉम कर रखा तो कॉमर्स हो गई, और बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएससी इन बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स, या फिर बीकॉम कर रखा है कॉमर्स में, या फिर आपने अगर आपने बीए भी कर रखा है इकोनॉमिक्स में, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आपको करना है। तो ये सब लोग इसमें एलिजिबल हो जाओगे लेवल 5 में, और सेम लेवल 5 की वैकेंसी है। तो इसमें भी क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य के स्नातक, इसमें 2 ही जने होंगे। यानी कि जो अंकेक्षक ऑडिटर की निकली हुई है, सहयोग समितियां और जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में निकली हुई है लेवल 5 की, इसमें आपके 2 ही एलिजिबल होंगे। या तो आपने बीकॉम कर रखा है, ठीक है, यानी कि स्टेट्स वाणिज्य का मतलब बीकॉम कर रखा है, और गणित के साथ मतलब आपने बीएससी कर रखा है, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। अब चलते हैं हम सीधा यहां पर, कितनी पोस्ट है देखो, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो देखो जो कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक है ना, कनिष्ठ सांख्यिकी जो सहायक है उसके आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। कितनी है, 5 है, ठीक है, ये कैटेगरी वाइज बता रखा है। 5 पोस्ट आपकी रहने वाली है श्रम संसाधन विभाग निदेशालय नियोजन प्रशिक्षण नियोजन के तहत। 5 पोस्ट आपकी रहने वाली है कनिष्ठ, मुझे लग रहा है ये कनिष्ठ ही होगा, कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक की 5 पोस्ट आपकी यहां पर है। दूसरा है ऑडिटर, इसकी अच्छी खासी पोस्ट है, आप देख लो, दोनों में बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है। ऑडिटर की है अंकेक्षक निदेशालय वित्त विभाग की, और ये है 125 पोस्ट। कितनी है, 125 पोस्ट आपकी जो निदेशालय वाले की जो निकली हुई है ऑडिटर की, वो वाली 125 पोस्ट है। और ऑडिटर सहयोगात्मक समितियां जो कोऑपरेटिव कमेटी की है, या हम कह सकते हैं इसका विभाग कौन सा है, तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, इसके अंदर 198 पोस्ट है। मतलब दोनों में बहुत अच्छी पोस्ट आपको दे रखी है, दोनों में बहुत शानदार पोस्ट है। आपकी कनिष्ठ सहायक सांख्यिकी अधिकारी की, कनिष्ठ सहायक सांख्यिकी की जरूर आपके लिए 5 है, लेकिन ऑडिटर के अंदर निदेशालय वाली के अंदर 125, और ऑडिटर सहयोग समितियां जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की है लेवल 5 की जो पोस्ट है आपकी, उसमें 198 आपकी सीटें रहने वाली है। तो एक अच्छी खासी पोस्ट आई है आपके लिए, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी में जुट जाइए। अभी बात करेंगे सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा एज क्राइटेरिया भी देख लेते हैं, एज क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। तो एज क्राइटेरिया में इन्होंने बोला कि मिनिमम 18 साल है, सॉरी मिनिमम 21 साल है, मिनिमम 21 साल वाले इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र की गणना दिनांक 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1 अगस्त 2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिक उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, वे भी इस उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक दिनांक 23 जनवरी 2006 के इसके अंतर्गत पात्र हो जाएंगे। न्यूनतम सीमा कितनी है, 21 वर्ष है सभी कैटेगरी के लिए। हर कैटेगरी में न्यूनतम एज कितनी है आपकी, हर कैटेगरी में न्यूनतम आपकी जो एज है वो 21 साल है। कितनी है आपके लिए, 21 साल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर हो गया, न्यूनतम आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स है हर कैटेगरी में, इन एवरी कैटेगरी, ठीक है। इन एज कैटेगरी, हर कैटेगरी में आपके लिए न्यूनतम सीमा कितनी है, 21 साल है। अब अधिकतम कितनी है, तो वो सबके लिए अलग अलग है, किसी में 37 है, किसी में 40 है, किसी में 42 है, तो वो भी देख लेते हैं। चलो मैक्सिमम के लिए इन्होंने क्या बोला कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी में जो पुरुष कैटेगरी है, मेल कैटेगरी, उसमें कितनी है, 37 ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, एवं जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें दोनों के लिए 40 ईयर्स हैं, और जो अनरिजर्व में जो फीमेल कैटेगरी उसमें 40 ईयर्स है, और साथ में जो हमारी एसटी और एससी कैटेगरी उसमें पुरुष और महिला यानी कि फीमेल एंड मेल दोनों के लिए कितनी है, 42 ईयर्स है। और जो सभी कैटेगरी के अंदर, चाहे वो अनरिजर्व हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो हमारा एसटी हो या एससी हो, जो हर कैटेगरी के अंदर किसी भी कैटेगरी में अगर वो दिव्यांग जन है, हैंडीकैप्ड है, तो उसके लिए इन्होंने क्या बोला कि उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की ओर होगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 10 ईयर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखो, जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, मान लो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष और महिला के लिए 40 ईयर्स हैं, और अगर इस कैटेगरी में कोई हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए 50 ईयर्स हो जाएंगे, 40 + 10। वैसे ही अगर अनरिजर्व कैटेगरी में अगर कोई फीमेल है और उसकी 40 ईयर्स एज है, और आपको ध्यान रखना है कि अगर वो दिव्यांग जन है तो फिर उसके लिए 40 + 10 50 हो जाएगी। और साथ में अनुसूचित जाति एसटी एससी के अंदर अगर वो दिव्यांग जन है तो उसके लिए 42 + 10 52 ईयर्स तक वो एलिजिबल हो जाएगा। तो 10 साल की अतिरिक्त आपको क्या मिल जाएगी, एडिशनल आपको छूट मिल जाएगी अगर आप किसी भी कैटेगरी के अंदर हैंडीकैप्ड है। क्लियर है आप सबको। चलिए ये तो हो गया हमारा एज क्राइटेरिया 21 से लगाकर जो है वो अलग अलग कैटेगरी में मैक्सिमम का भी हमने देख लिया। अब बात करें सर बिहार के अंदर परीक्षा की प्रकृति क्या होने वाली, इसको हम बोलेंगे
एग्जाम पैटर्न या हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा। क्या होगा? एग्जाम का पैटर्न आपका फुल्ली ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसमें कैसे होगा। तो देखो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अगर अधिक आवेदन प्राप्त होने पर, मतलब इन्होंने क्या बोला है, ये बोलते हैं वैसे आपको चलना पड़ेगा। इन्होंने कहा बिहार के अंदर जो बिहार कर्मचारी चयन बोर्ड है, उन्होंने कहा कि अगर जो आवेदन आपके आने वाले हैं, कब से आने वाले हैं, 18 अगस्त से लगाकर हमारा जो हमारा 9 सितंबर या 29 सितंबर तक जो भी हमारे आवेदन आएंगे, तो उसमें उन्होंने क्या बोला, अगर 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं, ठीक है, आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम तभी होगा जब मिनिमम कितने आपके स्टूडेंट्स अप्लाई करें, 40,000। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मिनिमम 40,000 अगर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तभी ये परीक्षा आपके प्रीलिम्स की आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में भी आयोजित की जा सकती है, ये भी बोला। पता लगा कि मान लो 10 लाख आवेदन आ गए, 20 लाख आवेदन आ गए, तो फिर आपके अलग अलग स्टेप में एग्जाम हो सकता है, अलग अलग फेज में हो सकता है। जैसे कुछ का एग्जाम आज हुआ तो कुछ का कल होगा, कुछ का परसों, जैसे आजकल हमारे हर स्टेट में होने लग गए हैं। ज्यादा स्टूडेंट हैं तो सिस्टमेटिक हिसाब से और व्यवस्थित हमारे एग्जाम हो, स्कूलों का चयन भी हम सिस्टमेटिक करें, ठीक है। उसके बाद स्कूलों के टीचर्स को भी लगाना होता है, तो इन्होंने कहा कि अलग अलग चरणों में आयोजित हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है अगर ज्यादा आयोजन आते हैं तो। और कम से कम कितने आने चाहिए, 40,000, क्योंकि 40,000 आएंगे तो ही प्रारंभिक परीक्षा की जाएगी। और बहुत ज्यादा आवेदन आ जाएंगे तो ऐसे में अधिक चरणों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया के अपनाते हुए ही तैयार की जाएगी। समझ में आ गया? अगर अलग अलग चरणों में परीक्षा होती है तो इन्होंने क्या बोला, समानीकरण। समानीकरण का मतलब आप समझ चुके होंगे, जो आजकल हर स्टेट में हो रहा है, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। एक शब्द आपने सुना होगा, नॉर्मलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि किसी के अंदर हो सकता है रीजनिंग टफ आई, किसी में जीके टफ आया, जिसमें किसी में मैथ्स टफ आई होगी, किसी में जनरल साइंस टफ आई हो चुकी है, किसी में कंप्यूटर टफ आया हो चुका है, हो सकता है। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि हम जनरलाइजेशन करेंगे, उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन करते हुए ये रिजल्ट तैयार करेंगे ताकि कल आप ये नहीं बोल सके कि आपने नॉर्मलाइजेशन सर क्यों किया, ठीक है। दूसरी चीज, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा का आपका पैटर्न क्या रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा का जो आपका पैटर्न है वो आपका ऑब्जेक्टिव यहां पर रहने वाला है। क्लियर है आप सबको? तो प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के, प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मतलब आपके 5 गुना इसमें सिलेक्शन किए जाएंगे। कहने का मतलब अपन एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2 लाख आवेदन आते हैं, या यूं मानो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए मान लो 4 लाख आवेदन आते हैं, तो 4 लाख का 5 गुना कितना होता है, सॉरी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अगर मान लो 4 लाख लोगों ने आवेदन किया, तो जितनी पोस्ट है आपकी, क्या बोला, उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना के बराबर ही अभ्यर्थियों का चयन होगा। जैसे मान लो आपकी जो असिस्टेंट है, कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक है ना, उसमें 5 ही पोस्ट है, तो 5 गुना कितने हुए, केवल 25 का चयन होगा। और आपके कनिष्ठ जो ऑडिटर हैं, आपके ऑडिटर के अंदर 2 निकली हुई है, तो उसमें एक 125 और 198 है, तो 125 का 5 गुना हो जाएगा। 125 का 5 गुना कितना होता है, तो 125 का देखो, 100 का 5 गुना 500 और 25 का 5 गुना 125, 100 और 125 625 लोग लेंगे। 125 का 5 गुना होता है 625। वैसे ही 198 का 5 गुना समथिंग आपका जो है वो कितना ले लेंगे, ये 1000 के आसपास ले लेंगे। क्लियर है आप सबको? तो जितने पोस्ट वैकेंट है उसके 5 गुना इसमें जो है वो मुख्य परीक्षा के लिए जो है वो चयनित किया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। बिल्कुल हम सब जानते हैं कि इसमें डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अगर मान लो समान अंक के 2 स्टूडेंट के, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में जिसकी एज ज्यादा है उसको पहले चयनित किया जाएगा, ठीक है। वो इसी प्रकार समान अंक और समान उम्र होने पर भी अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, तो A to Z के आधार पर उसको सूची में लिया जाएगा, ठीक है। मान लो एज भी सेम है, समझना, और अंक भी सेम आए, मान लो 2 स्टूडेंट्स के 300 में से अंक आए 180 और दोनों की एज भी सेम है, तो ऐसे में चयन कैसे करेंगे, उन्होंने बोला हम अल्फाबेटिकल करेंगे, जिसका नाम ABCD में पहले आएगा। जैसे मान लो एक का नाम है कमल और एक का नाम है सुरेश, तो कमल को K को पहले लेंगे, समझ में आ गया। या फिर एक का नाम है जयेश और एक का नाम है जितेंद्र, या यूं मान लो एक का नाम है सुरेश, तो J और S में से पहले कौन आता है, जयेश आता है, तो जयेश का चयन पहले हो जाएगा। अब सिस्टम देख लो आप, इन्होंने अपने हिसाब से ये बताया, लेकिन ये कब होगा, जब एज भी सेम हो, सेम क्राइटेरिया हो, एज इट इज डेट ऑफ बर्थ आ रही है और दोनों के मार्क्स भी सेम आए हैं, तो ऐसे में पहले वाले को ये ले लेंगे, ठीक है। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम क्या रहेगा, वैसे मैं आपको बता दूं ये वैकेंसी कॉमर्स की लग रही है, ऑडिटर भी है इसमें, आपका सांख्यिकी सहायक अधिकारी भी है, लेकिन कहीं पर भी इनमें जो है वो कॉमर्स का जो है वो आपका इसमें रहने वाला नहीं है वेटेज, इसमें जीके रहेगा। देखो प्रारंभिक परीक्षा में क्या बोला, प्रारंभिक परीक्षा में एक पात्र
एक पत्र सामान्य पत्र का होगा, जिसमें आपके क्या क्या होगा, एक पेपर होगा जनरल नॉलेज का, जिसमें क्या क्या होंगे, सामान्य अध्ययन यानी कि आपका जीके होगा, सीधी सी बात है। जनरल नॉलेज होगा आपका, तो बिहार के हो तो बिहार का होगा ऑब्वियसली। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस और जनरल मैथ्स होगी, और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लॉजिक, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता की जांच के लिए आपकी रीजनिंग होगी, मेंटल एबिलिटी होगी, और कुछ लॉजिकल आपको मैथमेटिक्स या लॉजिकल जो तार्किक आजकल प्रश्न आते हैं ना, वो आपको दिए जा सकते हैं, कथन कारण वाले या उपरोक्त में से कौन सा सही होगा, ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिया जा सकता है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, समझ में आ गया, मतलब ऑब्जेक्टिव पैटर्न होंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस होगी, ABCD वाले, इस तरीके से। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 600 मार्क्स का आपका पेपर होगा। एक प्रश्न सही करने के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी, मतलब यहां पर आपका माइनस मार्किंग भी रहने वाली है। तो माइनस मार्किंग 1/4 हो गई, सीधी सी बात है। 4 का 1/4 कितना होता है, तो 1 हो गया। 0.25 की आपकी माइनस मार्किंग होगी। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे 2 घंटे और 15 मिनट की होगी। 2 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा, मतलब आपका बाइलिंगुअल पेपर आएगा, जिसमें एक तरफ हिंदी होगी, एक तरफ इंग्लिश होगी, ताकि आप दोनों को समझते हुए अपने उत्तर को कर पाए। अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी, तो हमने बोला कि इंग्लिश माध्यम को ही जो है वो फाइनली मान्यता दी जाएगी। क्लियर है आप सभी को? तो 150 आपके क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 600 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 1/4 की आपके माइनस मार्किंग रहने वाली है। यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर सिलेबस, तो मैंने आपको बता ही दिया है। जीके आपका रहने वाला है, तो इसको बोलेंगे जनरल नॉलेज ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार का पेपर है, तो आपका जीके भी बिहार का ही रहने वाला होगा। चलिए, तो इसमें जीके में आपका जितने भी दिन प्रतिदिन की घटनाएं हो गई, ठीक है, बिहार का लोकल जीके हो गया, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र हो गया, आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया, ये सब होगा। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा। जब भी डिटेल सिलेबस आएगा तो वो भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर समसामयिक भी होगा, आपका करंट जीके भी होगा। करंट जीके में क्या होगा, करंट जीके में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हो गए, चर्चित व्यक्ति हो गए, चर्चित भाषाएं हो गई, ठीक है, चर्चित पुस्तक हो गई, लिपि हो गई, राजस्थानी भाषा हो गई, आपका खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई। तो करंट का भी थोड़ा सा पोर्शन इसमें रहेगा। उसके बाद भारत और पड़ोसी देश का जीके भी है, जिसमें आप देख सकते हो भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्र आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, इसकी विशेषताएं हो गई। उसके अलावा सामान्य विज्ञान हो गया, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और भूगोल रहने वाला है। फिर गणित के अंदर देखो तो पूर्ण संख्या हो गई, प्राकृत और पूर्ण संख्याएं, डेसिमल हो गए, नंबर्स हो गए, भिन्न संख्याएं हो गई, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध हो गए। उसके बाद मूलभूत अंक हो गए, गणितीय क्रियाएं हो गई। फिर आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपका एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, लाभ आने वाला, प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स के वो आएंगे। फिर आपके मेंटल एबिलिटी रहने वाली है। मेंटल एबिलिटी के अंदर आप देख लो, आपका एनालॉजी हो गई, आपका स्थान संकल्पना वाले हो गए, सीक्वेंस हो गई, सीरीज हो गई, ठीक है। उसके बाद दृश्य स्मृति वाले हो गए। उसके बाद ये आपका विभेद करने वाला हो गया, ठीक है। तार्किक क्वेश्चन भी आपके आएंगे, लॉजिकल वाले। फिर मैथमेटिक्स के अंदर जो बोर्ड मार्क्स के रूल्स वाले जो बेसिक गणित होती है वो आएगी आपकी। संख्या ज्ञान, कूट लेखन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब आपके रहने वाले हैं, ठीक है, जो हम जनरली हम पढ़ते हैं वो सारी चीजें आएगी। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए 2 जो पेपर होंगे, ये ध्यान रखना है। ये तो आपका हो गया प्रीलिम्स। अब मेंस में क्या है, मुख्य परीक्षा के लिए 2 पेपर होंगे। हिंदी जो अर्हक होगा, यानी कि जो परीक्षार्थी इसमें 30% या 30% अधिक अंक लाएंगे, उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकन किया जाएगा, मतलब इवेल्यूएट हो जाएगा। पहला हिंदी का पेपर तभी चेक होगा जब इसमें आप जो अर्हक होगा, मतलब ये कह रहे हैं कि हिंदी के अंदर अगर आप 30% या उससे ज्यादा आएंगे तो ये आपका पेपर 2 चेक होगा। और मुख्य पत्र में क्या होगा, वही जनरल नॉलेज हो गया, जनरल साइंस और जनरल मैथ्स हो गई, और मेंटल एबिलिटी हो गई। क्लियर है आप सभी को? क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, तो सबके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज है। देख लो, आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी उसके लिए 40% लाना अनिवार्य है। क्वालिफाइंग के लिए, सिलेक्शन के लिए तो मेरिट बनेगी, लेकिन कम से कम इतना क्वालिफाई तो आपको करना है, बाकी कॉपी चेक नहीं होगी, बाकी आप चेंज भी नहीं करवाएंगे, चाहे सीटें खाली रह जाए, पोस्ट वैकेंट रह जाए। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 मार्क्स है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34 है, अनुसूचित जाति के लिए 32 है, महिला वर्ग के लिए 32, और दिव्यांग सभी कैटेगरी में अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो 32 मार्क्स आपका जो है वो आपको कम से कम 32% लाने पड़ेंगे। परीक्षा शुल्क क्या है, तो देखो जनरल कैटेगरी या जो हम कह सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषार्थी या सामान्य वर्ग के लिए 540 रुपए रहेगा। जो फॉर्म शुरू हो रहा है 18 अगस्त से, तो 540 रुपए फीस रहेगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितना है, 135 रुपए, लेकिन बिहार के स्थायी निवासी हैं तो 135 रुपीज ही रहेगा। सभी श्रेणी के अगर दिव्यांग जन है तो 135, सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के स्थायी निवास के लिए, भले वो किसी भी कैटेगरी के लिए हो, लेकिन बिहार की महिला है तो 135, और बिहार राज्य के बाहर के अगर स्टूडेंट्स इसमें एग्जाम फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो आपके लिए 540 रुपीज यहाँ पर रहने वाले हैं। क्लियर है आप सभी को? आरक्षण क्या रहेगा, तो देखो आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोग के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। मतलब कैसे पता लगेगा कि आप राजस्थान की बिहार के हो या अदर स्टेट के हो, तो इन्होंने क्या बोला कि आवेदन में दिया हुआ स्थायी पता जो आपका परमानेंट एड्रेस है, वही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास
अनुमानी होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत देना पड़ेगा। मतलब मान लो मैं फॉर्म भरता हूं, मैं राजस्थान से हूं, लेकिन मेरा एड्रेस जो जहां का है वहीं का माना जाएगा। मतलब अगर मान लो मैंने परमानेंट एड्रेस बिहार का लिखा और मैं वहीं का हूं, तो फिर मैं बिहार का स्टूडेंट माना जाऊंगा और मुझे पूरा फायदा मिलेगा। और अगर मैं भले बिहार में रह रहा हूं लेकिन मेरा परमानेंट एड्रेस राजस्थान से आ रहा है, तो मैं अदर कैटेगरी का, अदर स्टेट का माना जाऊंगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कैसे प्रूफ होगा? तो आपको आपका जो है वो निवास का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। आपको रेजिडेंशियल जो आपका पास सर्टिफिकेट है, निवास का जो प्रमाण पत्र होता है, मूल निवास जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल निवास, वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी माना जाएगा कि आप वहीं के हो। या फिर जाति प्रमाण पत्र भी ध्यान रखना है, और स्थायी निवास या मूल निवास जिसको बोलते हैं डोमिसाइल प्रमाण पत्र, इसके आधार पर आपका जो निवास स्थिति पता लगेगी कि आप बिहार के हैं या फिर अदर स्टेट के हैं। क्लियर है आप सभी को? ठीक है दोस्तों, चलिए, तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो आपको मैंने यहां पर बता दी है। बाकी आप देख लो, एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। एक से अधिक फॉर्म भरने पर आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। देख लीजिए, आप किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अगर एक से अधिक आवेदन पत्र पर एक ही पता या पता बदलकर भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनको फाइनली जो है वो इस वैकेंसी से लैप्स या रद्द माने जाएंगे, उनका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 20 जून 2024 के आलोक में लिखित परीक्षा ऑनलाइन कैसे होगी? देखो, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होगा आपका एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी जिसको सीबीटी मोड कहते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहां पर जो है वो रहने वाला है। क्लियर है आप सभी को? चलिए, ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी तिथि क्या मैंने बता ही दिया। 18 अगस्त से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और शुल्क जमा कराने की लास्ट डेट क्या, 17 सितंबर, और ऑनलाइन आवेदन करने की भी 19 सितंबर आपकी लास्ट डेट यहां पर रहने वाली है। क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी बिहार के एग्जाम को लेकर, वो आपको मैंने यहां पर मेरे हिसाब से जो है वो अच्छे से बता दी है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें अच्छे से यहां पर ढंग से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, बाकी आपको और भी बता दूं, अगर आप ऑल इंडिया लेवल पर भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हमारी एप्लीकेशन पर आप देख सकते हैं, आरपीएससी अड्डा पर आपका स्वागत है। हमारी एप्लीकेशन पर आपको एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कोर्स भी सिस्टमेटिक मिल जाएगा। ये हमारे अकाउंटेंट हो गई या स्टेट वाइज, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो या एमपी या और भी कोई स्टेट हो, स्टेट वाइज जितने भी अकाउंटेंट के एग्जाम होते हैं, जूनियर अकाउंटेंट, या और भी हम बात करें बीएसएनएल का हो गया, जल विभाग का हो गया, ठीक है, या किसी भी और डिपार्टमेंट का या अधीनस्थ का या आरपीएससी का, अगर जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है तो उसकी प्रिपरेशन भी हम करवाते हैं। सारे ही कोर्सेज आपको हमारे एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल आपको मिल जाएंगे। कहीं कहीं पर किसी में लाइव क्लासेस हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। बाकी आप आरपीएससी अड्डा के बारे में जानते ही हैं, हर सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल एक्सपर्टीज टीम है जो रेगुलर पढ़ाती है। एक ही छत के नीचे आपको एक्सपर्टीज पैनल मिल जाएगा, और सबसे पहले सबसे सटीक वीडियो सॉल्यूशन, सबसे सटीक सबसे पहले आंसर की हो गई, पीवाईक्यू सेशन हो गए, मॉक टेस्ट सीरीज हो गई, या लास्ट टाइम में चलने वाली कोई मैराथन क्लासेस, हर तरीके से आपके साथ जो है वो हम जुड़े हुए हैं। और आप जानते हैं, ऑल इंडिया लेवल पर कोई भी कोर्स हो, हम आपको बाइलिंगुअल पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। हिंदी एज वेल एज इंग्लिश हम रेगुलर बेसिस पर जो है वो सेम टाइम में हिंदी के साथ में इंग्लिश भी साथ के साथ पढ़ाते रहते हैं, ताकि बाइलिंगुअल तैयारी आपकी हो और लैंग्वेज का इश्यू आपको नहीं रहे। ठीक है, चाहे वो हिंदी के हो या वो इंग्लिश मीडियम के हो, या वो दोनों को समझने वाले भी होते हैं कभी कभी, जो दोनों को एक साथ समझकर ही ढंग से चीजें समझ पाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हमारी बाइलिंगुअल क्लासेस या हमारे सेशंस बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहते हैं। तो जितनी भी जानकारी मैंने बिहार अधीनस्थ बोर्ड को लेकर जो वैकेंसी आई हुई है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और स्टडीज के अंदर, जो मैंने आपको बता दी, ऑडिटर के लिए और सहायक सांख्यिकी जो है उनको लेकर जो मैंने एक बड़ी बात बताई आपको, उससे रिलेटेड या एफसीआई, एएमआरएस या किसी भी कोर्स के संबंध में अगर आपको जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पर 2 नंबर दिए गए हैं, उस पर आप कॉल करके हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और आरपीएससी अड्डा का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर तरीके की वैकेंसी के लिए ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और स्पेशली हमने बिहार वालों के लिए बिहार का टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर तरीके के अपडेट के लिए ये हमारा चैनल आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहने वाला है। और साथ में अगर आप हमारे यूट्यूब पर पहली बार आए हैं या आप आ तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं या स्किप हो जाता है, तो इस बार आपको मैंने बता दिया है, आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो इंस्टेंट वे में आप तक जो है वो हम तक पहुंचा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो थैंक यू सो मच आप सभी का लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट जानकारी सेशन के माध्यम से थी, वो आपको मैंने बता दी है, और इसी तरह की जानकारी के साथ हम अगले सेशन में पुनः आपसे मिलेंगे। ताकि तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और आपकी तैयारी जो है वो आप यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस पर करते रहिए। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।